नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए तरीके के फंड के जो अपना एनएफओ लेकर बाजार में आया है। ये फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई एएमसी के घराने से आया है, जो कि देश का लगभग 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करते हैं। तो उस हाउस से एक नया फंड आया है और ये फंड एक थीमेटिक फंड है जिसका नाम है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, यानी ऑटोमोबाइल से ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कंपनीज में इसमें पैसा लगाया जाएगा। तो ये एक सेक्टोरल या नहीं कहेंगे, इसको थीमेटिक फंड कहेंगे। और ये थीमेटिक फंड इस वक्त क्यों लाया है ये हाउस, इसमें किस तरह से निवेश करना सही होगा, किस तरह के प्रोफाइल के निवेशकों के लिए निवेश करना सही होगा, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही इसकी फिलॉसफी क्या है, क्या प्रेमाइस है जिस पर ये चुना गया है, इन सब पे बातचीत होगी। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जाने माने चेहरे आप जानते ही होंगे, एसबीआई एएमसी के डीएमडी और जॉइंट सीईओ डीपी सिंह जी। साथ ही इस फंड को जो मैनेज करेंगे उनका नाम है तन्मय देसाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास शो में। तो हमारी सर परंपरा है कि हम लोग शो शुरू करने से पहले एक क्यों मार्केट पर समझते हैं कि इस वक्त फंड मैनेजर्स की नज़र में मार्केट क्या हालचाल क्या है। बहुत उठापटक, बहुत तेज़ी बंदी के बीच में हमारा मार्केट खड़ा हुआ है इस समय। तो डीपी सर आप बताइए कैसा लग रहा है आपको इस समय इंडियन मार्केट? देखिए, जिस माहौल में और जिस समय में आज हम हैं, ये स्वाभाविक ही है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो रहेगी, क्योंकि हम एक हाइपर पॉलिटिकल एक्टिविटी के दौर पे से चल रहे हैं। इलेक्शंस चल रही है, 5वां फेज होने वाला है। दो देर से यूनानिमिटी, आमतौर पे एक सहमति है कि ये सरकार वापस आने वाली है। तो फिर भी जब तक वो सरकार बन नहीं जाती, अभी अटकलें जो होती हैं वो नंबर ऑफ सीट्स पे है या जो भी है, और क्या होता है ईवीएम में क्या है और जो लोगों की अटकलें हैं उसमें क्या है, इसमें क्या अंतर होगा या नहीं होगा। इन सब के बीच में एक अनसर्टेनिटी तो रहेगी, पर पेसिमिज्म का माहौल बिल्कुल नहीं है। पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि एक चीज है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी डेफिनेटली हेल्प्स the growth of market in a much quicker manner। पर उसके साथ ये भी है कि हिंदुस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो इतना बढ़िया कर रहे हैं, इतनी बढ़िया ग्रोथ आ रही है, इतनी बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आज की स्थिति में जो है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, परंतु पॉजिटिव बायस ही। अब पॉजिटिव बायस जो जेन्युइन है या मेडअप है, वो तो इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। But definitely market is in a very positive mode। मार्केट बहुत पॉजिटिव नोट पर है और मूड पर भी है, मूड भी अच्छा है। खैर ये सब ईवीएम के बक्से में बंद है और वो हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब वापस लौटते हैं अपने फंड की ओर। तो कुछ थोड़ा बेसिक्स आपसे समझते हैं डीपी सर, फिर तन्मय आपके पास आऊँगा मैं। ये जो फंड आप लेके आए हैं ऑटोमोटिव फंड, बहुत बड़ा सेक्टर है, तो क्या सोच क्या आप लाए, आपकी इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? ये सेक्टोरल फंड है या थीमेटिक है, ये थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। देखिए, ये थीमेटिक फंड है। जब हमने किसी भी फंड को लॉन्च करने से पहले उसमें काफी काम होता है। काफी तन्मय ने और हमारी रिसर्च टीम ने काफी इस पे काम किया और देखा कि इस थीम में कितनी कंपनीज आ सकती हैं, इसका कैसा रोल रहा है, बैक टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, पिछले 5 साल में इसने कैसी बढ़ोतरी की है, क्या इसमें कोई ऐसी कंपनीज हैं जो जनरली हमारी नजर से बाहर रह जाती हैं पर ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसलिए हमने ऑटोमोटिव सेक्टर का जब देखा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी देयर आर सो मेनी पॉलिसी डिसीजंस, हमने अपने जो आदरणीय नितिन गडकरी जी की भी जब बात सुनते हैं, पॉलिसीज वो लेके आ रहे हैं। आज की डेट में हम तीसरा सबसे बड़ा जो ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारा तीसरा रैंक आता है ग्लोब में, और गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से वो कह रहे हैं कि नंबर 1 होना है हमने वर्ल्ड में। तो इसको एक फोकस्ड अटेंशन देने के लिए, जैसे भी कोई थीम बहुत बड़ा होता है तो उसके साथ लगी हुई सारी कंपनीज का उनको बहुत फायदा होता है, उनके जो व्यापार है बहुत बढ़ते हैं, तो उसका फायदा अल्टीमेटली शेयर होल्डर को भी जाता है। तो परंतु एक जो आम व्यक्ति है उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो जाके एक एक कंपनी के ऊपर कोई रिसर्च कर सके। वो व्यवस्था हमारे पास है। हमने बहुत सी कंपनीज देखी, हमारे फंड मैनेजर ने बहुत सी कंपनीज को विजिट किया, हमारे सीईओ ने बिल्कुल बॉम्बे से दिल्ली तक पूरा ड्राइव करके जाके बड़ी बड़ी कंपनीज को विजिट किया। तो हमने एक यूनिवर्स बनाया करीब 134 कंपनीज का।
उस 134 कंपनी ऐसी हैं जो बड़ी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं और आने वाले एक दशक में लगता है कि उनका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, और डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट की तरफ भी। तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बनने की हमें उम्मीद है। परंतु इसमें सिर्फ यही बताना चाहूंगा बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कि इसको ऐसा नहीं है कि फंड लाने के लिए हम लेके आए हैं। इसमें बहुत सीरियस काम हुआ है और सीरियस रिसर्च हुई है, और उसके बाद ही एक यूनिवर्स बनाया गया है जिसमें हम ये पैसा लगाएंगे। ओके तन्मय, अब आपसे थोड़ा सा डिटेल में कैसे इसको आप बकेट बनाएंगे, और जब जैसा भी डीपी सर ने कहा कि ऑटोमोटिव में बहुत वाइड एरिया है, तो क्या एरिया होगा, कैसे पॉकेट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह की कंपनीज होंगी? ऑटोमोटिव के अलावा दो तो मुझे समझ आ रहे हैं कि ओईएम्स हैं और एंसिलरीज हैं, इसके अलावा क्या? जी नमस्कार और धन्यवाद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपने पूछा, ऑटोमोटिव फंड के लिए जब हम इसका अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो अब उसमें हमने उसको 4 बकेट में डिवाइड किया है। एक हो गया आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स विच आर दी ओईएम्स, ये हो गया 2 व्हीलर, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर कंपनीज। यहाँ पे हमें देखना होगा कि कोई भी इंडिविजुअल सेगमेंट का सिक्लिकलिटी कैसा है और उसको उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ जुड़ के उसमें हमें इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा जो हमारा बकेट है वो है ऑटो एंसिलरी कंपनी का। तो जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है यहाँ पे उसका यूनिवर्स काफी बड़ा है, और जब ये कंपनी हम इवैल्यूएट करते हैं उसमें एक ऑटो एंसिलरी कंपनी सिर्फ एक वाहन श्रेणी को नहीं सप्लाई करता, वो काफी सारी ओईएम्स को सप्लाई करता है, काफी सारी वाहन श्रेणियों को भी देता है, काफी सारे कंपोनेंट्स खुद बनाता है और काफी सारी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करता है। तो उसके पूरे लाइफ साइकिल ऑफ ग्रोथ में वो भी काफी ग्रोथ दिखाता है, और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं ऑटो एंसिलरी की स्पेस में। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो हमारी हो गई वो है एक्सपोर्ट्स। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंडिया का जो आज कॉम्पिटिटिवनेस है एक्सपोर्ट सेगमेंट में वो काफी बेहतर हो गया है। यहाँ पे पावर का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट तो कम है ही है, बट जब हम एक कार की बात करते हैं तो आज इंडिया में जो कार बिकती है वो और जो ग्लोबल कार है उन दोनों के कंपैरिजन में जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो लगभग आज समान है। इसका कहने का ये मतलब है कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी आज इंडिया में एक बड़ी कैपेसिटी लगा के इंडिया अपॉर्चुनिटी को भी खेल सकता है और एक्सपोर्ट्स में भी खेल सकता है। और आज हमें रॉ मटेरियल का भी बेनिफिट है, जब इंडिया में रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफी सारे देशों के कंपैरिजन में, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में भी हमारा कॉस्ट कम है। इस एरिया में हम ये भी देख रहे हैं कि काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपना केपेक्स बढ़ा रही हैं ताकि वो इंडिया में कैपेसिटी लगा सके और एक्सपोर्ट्स कर सके। तो एक्सपोर्ट्स एक तीसरी अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे लिए। चौथी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, या आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट फ्यूल की। अभी ये अपॉर्चुनिटी आज काफी नेसेंट स्टेजेस पे है, नई अपॉर्चुनिटी है। हम देख रहे हैं कि आज पेनिट्रेशन 2 व्हीलर और पैसेंजर कार में काफी कम है, बट इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये सब कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि वो आगे जाके पीछे ना रह जाएं। और यहाँ पे ओईएम कंपनीज भी आ गई और ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी आ गई। काफी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज का ऑर्डर बुक लास्ट 2 या 3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैटेगरी में भी बढ़ गया है। एक और अपॉर्चुनिटी में हाईलाइट करना चाहूंगा वो हो गया इंटरनेशनल स्टॉक्स। तो जैसे कि ऑटो भी एक बड़ा ग्लोबल थीम है या ग्लोबल सेक्टर है, तो कोई भी डिसरप्शन वाली एरिया होगी वहां पे हम एक इंटरनेशनल स्टॉक भी इवैल्यूएट करके हम हमारे बास्केट ऑफ यूनिवर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। वो जो डीपी सर ने भी कहा 134 कंपनी के ऊपर है। एक चीज एजुकेट, जो आपने 4 बेसिकली बकेट बनाया, मुझे लगता है जो आखिरी वाले 2 है ना, एक्सपोर्ट और ईवी, ये तो ओईएम और एंसिलरी में इंक्लूड हो जाएंगे। लार्जली 2 ही बकेट बने, राइट? जी जी, लार्जली ये 2 ही बकेट हुए, बट एक एडिशनल ग्रोथ एरिया है जो हम हमारे फिल्टर में यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई कंपनीज। अब आप ये मुझे बताइए कि कैसे चूज करेंगे आप कंपनी, जो आपका यूनिवर्स 134 कंपनियों को होगा, उसमें कंपनी के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा?
राइट। आपने और एक सवाल इसके पहले पूछा था, जब आप सिक्लिकलिटी के बारे में भी हाईलाइट कर रहे थे या पूछ रहे थे, तो उसके संदर्भ में भी मैं यहाँ पे कुछ साथ में जोड़ना चाहूंगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें एक टॉप डाउन अप्रोच करना होता है, या हम करेंगे, जहां पे आप ये जांच करेंगे कि कौन सी वाहन श्रेणी आज अच्छा करेगी, क्योंकि कोई भी एक समय पे कोई भी या सभी वाहन श्रेणी एक समान ग्रोथ नहीं दिखाती। तो जैसे कि टू व्हीलर हो गया, या पैसेंजर कार हो गया, या कमर्शियल व्हीकल हो गया, आप हिस्ट्री देख लीजिए लास्ट 5, 10 या 20 साल की, और आपको हर एक समय पे कोई एक अलग टाइप की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाएगी। तो एक हो गया हमारा टॉप डाउन अप्रोच, जहां पे हमें ये फाइंड करना है कौन सी वाहन श्रेणी अच्छा करेगी। अभी उसके अंदर हमें एक बॉटम अप अप्रोच भी करना होगा, जहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपनीज जिनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, जिनमें ब्रांड बिल्डिंग की कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा है। अभी हम जब ब्रांड की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, बट आज आप देखोगे काफी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनी के भी ब्रांड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो रिप्लेसमेंट मार्केट में अपने ब्रांड से बिजनेस करते हैं। तीसरा हो गया, अगेन आप एक जगह पे पूछ रहे थे अबाउट जो ऑटो में चेंजेस आते रहते हैं। तो ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लैंडस्केप बहुत ही जल्दी चेंज होता है। 10 साल पहले हम काफी सारी टेक्नोलॉजी जो आज है उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो हमारे फिल्टर में एक और चीज आ जाएगी, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपनीज जो इवॉल्विंग लैंडस्केप में भी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करता है, वो भी उसके साथ बदल रहा है, वो भी उसके साथ चेंज हो रहा है। एंड इसके बाद हमारे जो बेसिक फिल्टर्स हैं, जो हाइजीन फैक्टर्स हम कहेंगे, जैसे कि अर्निंग्स क्वालिटी हो गया, जैसे कि कैश फ्लोज हो गया, जैसे आपका रिटर्न प्रोफाइल हो गया, ये सब हम और फिल्टर लगाएंगे कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए। एक आखिरी पॉइंट में इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो कंपनियां हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, उनका ओईएम के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी आज एक नया कंपोनेंट लेके आता हूं, कभी कभार उल्टा भी होता है, जब ऑटो ओईएम कंपनी एंसिलरी कंपनी को कहती है कि क्या आप ये प्रोडक्ट हमारे लिए बना सकते हैं कि नहीं। तो आज इन दोनों में जो मैरिज है वो बहुत सुंदर है। ओके, मुझे एक सवाल और समझाइए आप। जो इस वक्त एक डायलेमा है इस सेक्टर में, आइस इंजन का और ईवी का, अब मजेदार बात है कि उसमें दोनों तरह, मतलब एक ही कंपनी दोनों काम कर रही है, एक लेगेसी लेके चल रही है, दूसरा ये। चूंकि आप लोग 5-5 साल 6-6 साल के व्यू के साथ स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो क्या ये एक मुश्किल होगा चुनने में कि कौन आदमी ज़्यादा किस पे फोकस करे? जैसे कुछ एक कंपनी, लीडिंग कंपनी, जिनका ईवी पे ध्यान ही नहीं है अभी, वो भी आइस पे ही सब खेल रहे हैं पूरा, और जिस सेगमेंट में वो खेल रहे हैं वो बहुत कम प्राइस वाला सेगमेंट है। जैसे वो प्रीमियम में जाएंगे उनका मार्केट शेयर लूज होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? कैसे फिर आप डिसाइड करेंगे? नहीं, ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, हम जब वाहन श्रेणी का ग्रोथ देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईवी के कारण यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा आगे जाके इम्प्रूव हो जाएगी या बढ़ जाएगी, बट हमें आइडेंटिफाई, जैसे अगेन आप एग्जांपल ले रहे थे, विच इज वेरी राइट, हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि आज जो भी ओईएम कंपनीज हैं या एंसिलरी कंपनीज हैं, वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है या आज वो चुप बैठी हैं। और यहाँ पे ऑटो एंसिलरी का इन्वेस्टमेंट भी मायने रखता है। बट जब आप ईवी के बारे में सोचो, सिर्फ ईवी नहीं सोचना, हमें इसको ऑल्टरनेट फ्यूल के बारे में सोचना है। अभी गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि आपको जो पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं, जैसे कि CO2 हो गया या नॉक्स हो गया, वो आपको रिड्यूस करना है। वो ईवी से हो या हाइब्रिड से हो या सीएनजी के पेनिट्रेशन बढ़ने से हो, इट डजंट मैटर। दैट इज वाई ये जो भी कंपनियां हैं वो सिर्फ एक चीज में अपना ध्यान नहीं रखना चाहती, वो एज अ फ्लीट उसको ट्रीट कर रही है। कुछ सीएनजी में भी काम कर लिया, किसी ने कुछ हाइब्रिड में भी काम कर लिया, और जो हाइब्रिड वाली कंपनी है वो ईवी में भी एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो माय पॉइंट इज कि अगर कोई कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में आज बिल्कुल नहीं सोच रही है, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो शायद वो पीछे छूट जाएंगी। नाउ सिमिलरली, जब आप ऑटो एंसिलरी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचें, यहाँ पे आपको देखना है दो टाइप की कंपनी हो सकती है। एक
जो आज एक आइस न्यूट्रल बिजनेस कर रहा है और ईवी में कुछ और ऐड कर रहा है जो उसका ग्रोथ आगे जाके इंप्रूव करेगा। ये तो हमारे लिए आइडियल केस हो गया, क्योंकि ईवी नहीं भी चला तो भी उसकी आइस अपॉर्चुनिटी तो रहने वाली है। और ईवी अगर इंडिया में कम पेस पे भी बढ़ा तो भी वो ग्लोबली उसको इवैल्यूएट करके बिजनेस कर सकती है, क्योंकि ग्लोबली ईवी का पेनिट्रेशन अलग अलग देशों में काफी बढ़ गया है या इंप्रूव हो गया है। अभी दूसरी जो कैटेगरी हो गई ऑटो एंसिलरी में इज जो डिसरप्ट हो रही है, खुद ही एक इंजन का पार्ट बनाती है जो आगे जाके शायद बिके नहीं या यूज ना हो। ये कंपनी क्या कर रही है अपना पोर्टफोलियो चेंज करने के लिए, ये भी बहुत मायने रखेगा हमारे स्टॉक सिलेक्शन में ऑटो एंसिलरी के केस में। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो यूनिवर्स है उससे बाहर एलाइड कंपनीज है जो ऑटो सेगमेंट के लिए काम कर रही, उनको भी शामिल किया जा सकता है क्या इस पोर्टफोलियो में। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। डीपी सर, एक चीज़ बताइए आप, अगर अपने इंडिया में देखें हम तो जो रियल लग्जरी प्रीमियम है उसमें एक ही कंपनी दिखती है अपनी लिस्टेड स्पेस में, बाकी तो सब ठीक है, वो 20-25-15 लाख वाली गाड़ियों के सेगमेंट में। जो रियल लग्जरी प्रीमियम है वो कैसे कैप्चर करेंगे आप, जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? पहली बात तो यह है कि जो आप प्रीमियम लग्जरी की बात करके जो हिंदुस्तान की कंपनियां हैं वो भी बहुत बड़े पेज में उसमें आ रही हैं। अगर आज देखो तो इवन जो हमारी हिंदुस्तान की कंपनी है, जो महिंद्रा है या मारुति का बात ले लें, मारुति तो खैर सब सेगमेंट में, पर वो उस लग्जरी में नहीं है, डेफिनेटली एग्री हुई। बट ऐसा नहीं है कि हमारे जो अगर हम अब हमारा देखो अभी आज की डेट में हम फॉरेन स्टॉक्स में बिकॉज ऑफ आरबीआई गाइडलाइन ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं, पर हमारे इसमें एक ये भी कंडीशन है कि हम 35% तक ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो कैन पुट इन द ग्लोबल स्टॉक्स आल्सो। इट्स नॉट ओनली इंडिया। अगर हमें कुछ लगेगा कि ऐसा कुछ है तो वी कैन पिक अप सम ग्लोबल कंपनीज आल्सो, उसमें भी करते हैं। और बाकी जो बाहर की कंपनियां वो भी हिंदुस्तान में जब अपनी कंपनी खोलते हैं तो यहाँ भी लिस्टिंग करवाने का उनकी जो कंपनी का होता है वो भी एक रुझान है। तो आने वाले टाइम में मतलब हमें मौके मिलेंगे और हमें ये भी लगता है कि अगर हमें कोई ऐसी प्रेसिंग नीड लगेगी तो वी कैन गो एंड पिक अप द कंपनी फ्रॉम अदर ज्योग्राफीज आल्सो। ओके, एक तो है कोई कंपनी जो इंडिया में लिस्टिंग की प्लान कर रहे हैं, अभी पता नहीं कब करेंगे वो नहीं। डीपी सर, एक सवाल और, दुनिया भर में इस वक्त जो ईवी की स्थिति है उसमें बहुत सारे लोगों के, इवन जायंट टेस्ला के सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि 7-8 साल बाद जब आदमी गाड़ी लेना है तो उसको लग रहा है यार बैटरी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसी नैरेटिव्स या थीम या एक डिस्कशन चल रहा है कि ईवी के सामने एक मुश्किल का दौर आने वाला है, क्योंकि अभी तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए या बहुत नेसेंट स्टेज में जो सस्ती बैटरी या रिफ्यूलिंग बना पाए। तो अगर आप वे करेंगे तो आप किसको ज़्यादा वेटेज देंगे, ईवी थीम जो फ्यूचरिस्टिक है, अल्टरनेट फ्यूल जो है, या फिर आइस को? देखिए, इट हैज टू बी बैलेंस्ड अप्रोच। जैसे तन्मय ने बोला, कोई ऐसा नहीं है कि हम ईवी के ऊपर ही ज्यादा जाना चाहेंगे या आइस पे ज्यादा जाना चाहेंगे। और दूसरी बात यह रही बात कि बैटरीज का महंगा होने के बहुत सी रिसर्च चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, और कोई भी टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है शुरू में महंगी ही होती है। परंतु हिंदुस्तान की भी कई कंपनियां मैं जानता हूं जो कि इस पे बहुत काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ये इस पे रिसर्च काम करेगी। और ये ओपन एंडेड फंड है, ऐसा तो है नहीं कि आज हमने पैसा ले लिया और लगा दिया और उसके बाद देखेंगे। ये तो ऑनगोइंग बेसिस पे चलता रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी 6,000 करोड़ हमने इकट्ठा किया, 6,400 करोड़ हमने इकट्ठा किया था एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में। जैसे पोर्टफोलियो बनाते रहे, करीब 2,500 करोड़ और आ गया पिछले 2-3 महीने में ओपन एंडेड स्कीम में। तो पैसा भी आता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज भी आती रहेंगी। कोई दिस इज इनफाइनाइट काइंड ऑफ एज वाला फंड जो है, ये तो एक थीम आज शुरू किया है। थीम का पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा थीम ही बदल जाता है कि उसमें कैसी कैसी कंपनीज आती है। इट विल बी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आज जो पोर्टफोलियो बनेगा 10 साल के बाद आप देखेंगे 80% पोर्टफोलियो उसमें है ही नहीं। ये तो डायनेमिज्म रहता है। परंतु थीम है, जो जरूरत है, जो एस्पिरेशन है, सोसाइटी ऊपर जा रही है, पर ये थीम बहुत बड़ा है। करीब 35 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इसमें। अगर हम 10,000 करोड़ की भी बात करें तो हम 0.30% की बात कर रहे हैं पूरे मार्केट कैप की एज ऑन डेट, और ये मार्केट कैप तो बढ़ने वाली है। तो ऐसा मतलब
इसमें कोई शक नहीं है। संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और इसमें ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है और हमें लगता है कि वी विल बी एबल टू क्रिएट वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स। ये ऐसी संभावनाओं के द्वार खुलते हैं जब हम एफएमसीजी की बात करते हैं या रिटेल की बात करते हैं। कुछ लोग उसमें हॉस्पिटल को भी शामिल करते हैं, यार हॉस्पिटल को भी एफएमसीजी की वैल्यूएशन मिलना चाहिए, या जो मेडिकल स्टोर चेन चला रही कंपनियां उनको भी मिलना चाहिए, वो भी तो वही काम कर रहे हैं, ओवर द काउंटर सब कुछ आजकल हो रहा है। ऐसे ही जब हम ये बात करें ऑटोमोटिव्स की, तो इसमें दो तरह की कंपनी और है जो मुझे तन्मय आपसे सवाल ये है, कुछ कंपनी ऐसी है जो डिज़ाइन में है ऑटो कंपनीज की, कुछ कंपनी ओएमसीज भी, अब ऑटो इंडस्ट्री है कि नहीं है, वो उसका 24 घंटे काम ही तेल बेचना और वो गाड़ी उसी से चलेगी, तो उसको भी आप क्या इस बिग थीम में जैसे डीपी सर करेंगे अनंत संभावनाएं हैं। तो टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक, टाटा टेक्नोलॉजी ऐसी जो ऑटो डिज़ाइन में काम कर रही हैं, क्या ये भी आप लोगों के यूनिवर्स में आएंगी या ये बाहर रहेंगी? जी नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो एक थीम है जहां पे हमें काफी साइजेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है और ये अपॉर्चुनिटी हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म तक सीमित रहेगी और हेंस इन्वेस्टर्स यहाँ पे लंबे समय तक रह के इसमें उसका बेनिफिट ले सकता है। जैसे डीपी सर ने भी कहा, जब हमने हमारा यूनिवर्स छान के देखा तो 134 कंपनी है और आपको ये सुन के शायद अचंबा होगा दैट 90% प्लस कंपनीज आर इन द स्मॉल इन द मिड कैप स्पेस, जहाँ पे ग्रोथ की काफी ज्यादा संभावना है एज दे पेनिट्रेट मोर एंड मोर इन न्यू एज OEMs और existing OEMs as well as they manufacture more and more components, so to say. So कहने का मेरा मतलब ये है कि आज हमारा जो यूनिवर्स है वो ही काफी बड़ा है और हम यही सेक्टर में और डीप जाके पोर्टफोलियो बनाने का हेतु रख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इसीलिए हम जो हमारा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स जो कंसिडर कर रहे हैं उसके बाहर आज जाना नहीं चाहते। आपका पॉइंट वैलिड है। क्या हम दूसरी सब जो कंपनियां हैं जैसे ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी हो गई या एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी हो गई, क्या हम इसे ले सकते हैं? फंड हमें परमिट करता है कि हम 20% ऑफ द फंड अलाइड अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकें, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लग रहा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं ताकि हम हमारे इन्वेस्टर्स को एक प्योर ऑटो और ऑटो एंसिलरी थीम में पेश कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन, छोटा जवाब चाहिए तन्मय जी आपसे कि क्या जी जो आपने कहा कि ज़्यादातर कंपनी मिड एंड स्मॉल सेगमेंट की हैं, लेकिन फंड का वेटेज आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से किस पे ज़्यादा रखेंगे, मिड लार्ज वाले में या लार्ज में ज़्यादा होगा? नहीं, देखिए ये समय समय पे इसका आंसर अलग होगा। फ्लेक्सी कैप टाइप का बिहेवियर हमारा जी डेफिनेटली हमें एक मार्केट कैप एग्नोस्टिक अप्रोच रख के हमारा पोर्टफोलियो बनाना है, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा 25 से 30 स्टॉक का। आज ये हम इनिशियली ये हम लेके चालू कर रहे हैं पोर्टफोलियो बनाने का, और इसमें इट विल बी अ फ्लेक्सी कैप अप्रोच। अभी जैसे आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ देम आर लार्ज कैप इन नेचर और अलग अलग समय पे आपको कभी टू व्हीलर पसंद आएगा, कभी कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ पसंद आएगा, एंड हेंस आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा लार्ज कैप जैसा दिखेगा। बट जब हम ऑटो एंसिलरी कंपनीज की बात करें जहां पे शायद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से ग्रोथ ज्यादा है, वो प्रीडोमिनेंटली स्मॉल और मिड कैप में है, तो अगर वहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखेंगी तो आपको वो समय पे पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप जैसा ज्यादा दिखेगा। बट डेफिनेटली हम यहाँ पे एक हायर एक्टिव शेयर रखना चाहेंगे ताकि हम इसमें अच्छा अल्फा बना सके और बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर सके। बिल्कुल, द बॉटम लाइन इज जहां पैसा बनेगा फंड वहाँ काम करेगा। डीपी सर बहुत शुक्रिया, तन्मय बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई होप कि आपका ये फंड काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और हमारे इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन में मज़ा आएगा और वो इसमें दिलचस्पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।